ऐसा बिलीफ है कि एक बार अगर मेंटल इलनेस होगी तो ठीक नहीं हो सकती। सोसाइटी में ऐसा बिलीफ है। राइट, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग तो हमारे जेनेटिक्स का एक हिस्सा है। बहुत ऐसे भी लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं होता उनको क्या है। हाउ डू यू हेल्प? सपोज का ब्रेकअप हुआ अभी रिसेंटली और वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस है, उसको नींद नहीं आ रही है, हर समय ओवर थिंक कर रहा है, उसके अंदर सुसाइडल डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं। तो एक कोई ऐसी टेक्निक बताइए जिससे वो एकदम से उसको लगे कि मैं ओवरकम हो सकता हूँ। इंडिया में डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि पिछले 20 सालों में या पिछले 10 सालों में इंडिया में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है जिससे ये एक बड़ी कॉमन इशू हो गया है? तो ये जो पर्सनालिटी में हमें डिफरेंसेस दिखते हैं, काफी बार वो डिफरेंसेस ही उस रिलेशनशिप को और एनहांस भी करते हैं, क्योंकि अगर एक बात नहीं कर सकते तो दूसरा तो कर सकता है उसके बिहाफ पे। ये जो टूटा हुआ दर्द है उसकी रेमेडी क्या आप देती हैं? वो दिल टूटने का दर्द नहीं है, वो आदत टूटने का दर्द है। आपका यूएसपी है वन सेशन थेरेपी, तो ये सच में काम करता है या मिथ है? हमें इससे बाहर कैसे निकलना है, ना कि हम ये सोचें कि अरे तुम्हारे बचपन में वो जब तुम पेड़ से गिरे थे तब ये हुआ था, उसकी वजह से तुम आज सिगरेट पी रहे हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज भारती। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसको जनरली लोग इग्नोर करते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। इसका हॉलिस्टिक समाधान कैसे हो सकता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर अदिति कुलकर्णी के साथ एक सिंगल सेशन थेरेपी को प्रमोट करती हैं और यूआना वेलनेस पुणे से हैं। इन्होंने अमेरिका से और लंदन से पढ़ाई की। मैं इनसे ही पूछता हूँ कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। ओके, मेरा नाम अदिति कुलकर्णी है और मैं एक न्यूरोसाइंस रिसर्चर हूँ। मेरी पीएचडी है न्यूरोसाइंस में ही, और मैंने आरईसीबीटी जो थेरेपी मॉड्यूल है उसमें स्पेशलाइज ट्रेनिंग करी हुई है इन साइकोथेरेपी फ्रॉम किंग्स। सो मेरी बेसिक एजुकेशन तो किंग्स कॉलेज लंदन से है, एंड साइकोथेरेपी का जो ट्रेनिंग है वो मैंने किया हुआ है अल्बर्ट एलिस इंस्टीट्यूट में। ओके, आपको लोग पागलों का डॉक्टर तो नहीं कहते हैं? कभी 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 कहते हैं, जिनको पता नहीं होता कि उन्हें भी मेरी ज़रूरत है, वो मुझे पागलों का डॉक्टर कहते हैं। क्योंकि आजकल इंडिया में मेंटल थेरेपी का मतलब पागलों का डॉक्टर ही माना जाता है ना? अब मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये कन्वर्सेशन चेंज हो रहा है। काफ़ी जो यंग जनरेशन है वो बहुत अवेयर है, वो बहुत उनको समझ है इन सारी चीज़ों की, या समझने की कोशिश तो कर रहे हैं वो। तो अब कहीं हम थोड़ा-सा स्टिग्मा को कम करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ओके, लेकिन हाँ, कुछ 10-15 साल पहले तो डेफ़िनेटली यही है। कैसे आप स्टिग्मा को ओवरकम कर रही हैं? अ, जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे बात करके, अच्छा, ज़्यादा लोगों से इस बारे में डिस्कस करके, उनसे उन्हें ये बता के कि ये कितना ज़रूरी और कितना आसान है, सारा मेंटल हेल्थ का जो ऐसे एक बहुत बड़ा हौवा जो लोगों को लगता है कि क्या ही है ये, कितना ये सच में कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं, ये सारी चीज़। ऐसा बिलीफ है कि एक बार अगर मेंटल इलनेस होगी तो ठीक नहीं हो सकती। सोसाइटी में ऐसा बिलीफ है। राइट, राइट। तो ये सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो तभी कम होंगे जब हम उनके बारे में बात करेंगे। जब हम बढ़ चढ़ के लोगों से उसे नॉर्मलाइज़ करने की, उस कन्वर्सेशन को नॉर्मलाइज़ करने की जितनी हम कोशिश करेंगे उतना वो डॉक्टर बेस्ट। अदिति, आप बताइए, अंदर से जो लोग बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, हुँ। आपको लगता है कि अंदर से बिल्कुल ब्रोकन होते हैं, टूटे हुए होते हैं? आपने जिगसॉ पज़ल्स, हाँ, सबको पता ही है, बिल्कुल। जिगसॉ पज़ल कैसे होता है? क्या जिगसॉ पज़ल कंप्लीट होता है? एक इमेज जो होती है वो तो कंप्लीट होती है, पर आप उसको तोड़ सकते हो? नहीं। जिगसॉ के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, वो बिल्कुल। आप अलग कर सकते हो। यस, यस। तो जो लोग ऊपर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, वो जिगसॉ पज़ल की तरह होते हैं कि उन्होंने सब कुछ समेट के पकड़ के रखा होता है अपने लिए, लेकिन आप उनके टुकड़े अलग कर सकते हो आसानी से। तो वो सारे टुकड़े-टुकड़े हैं जो उन्होंने समेट के होल्ड करके रखे हुए होते हैं।
तो दे आर नॉट रियली ब्रोकन ब्रोकन completely, but they are holding things together very easily. हसल कल्चर क्या है? हसल कल्चर है कि खुद को 2 मिनट का अगर हम ब्रेक दें तो हम क्या ही बड़ा फाइनेंशियल और इमोशनल और फिजिकल लॉस करवा रहे हैं खुद को। ये जो धारणा बहुत से लोगों की बन चुकी है, वो कभी-कभार उसको हम हसल कल्चर में कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली हसल कल्चर स्टार्ट्स फ्रॉम कि आप 2 की जगह 4 काम कर रहे हो। आप अभी जैसे कोई अगर स्टार्टअप फाउंडर है तो उसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सिर्फ अपना एक्सपर्टीज़ ही नहीं, उनको सेल्स भी करना पड़ता है, उनको बाकी हायरिंग भी करना पड़ता है, उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें हम जितना वक़्त अपने काम के लिए दे सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा देते हैं। तो वहाँ से हसल कल्चर स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब वो एक ऐसी तरफ जा रहा है जहाँ पे लोग बर्नआउट होने लग गए हैं उस की वजह से कि यू कॉन्स्टेंटली हैव टू बी डूइंग समथिंग और द अदर, नहीं तो आप इनकम्प्लीट। मतलब आपको लगता है हसल कल्चर बेनिफिशियल नहीं है, लोग उससे बर्न आउट हो रहे हैं? हसल कल्चर तब तक बेनिफिशियल है जब तक आपको पता है कि खुद को कहाँ रोके। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि सो आई यूजुअली टॉक अबाउट दिस इन माय सेशंस आल्सो, समथिंग कॉल्ड एज द 80% माइंडसेट। मतलब क्या कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि गिव योर 100%, डू योर बेस्ट, गिव योर 100% एफर्ट टू एवरीथिंग, बट व्हाट इफ दैट 100% इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड व्हाट इफ 80% इज ऑल दैट यू नीड टू डू, 80% is all that is necessary for you to excel at the job that you are doing. तो इससे होगा क्या, आप अपने लिए 2 मिनट का वक्त रख सकेंगे, खुद की स्पेस खुद के लिए रख सकेंगे, खुद का वक्त, खुद की हेड स्पेस क्लियर रखने में आपको आसानी होगी। कि अगर मेरी चेकलिस्ट में आज 10 काम है और मैंने 8 काम किए, तो मैंने 8 काम किए हैं, बिल्कुल। तो उसका मैंने खुद को एक्नॉलेजमेंट देना ज़रूरी है कि मैंने इतना तो अचीव कर लिया, अब मैं आज के लिए खुद को रोक सकता हूँ। तो जब तक आप खुद को रोक सकते हो, जब तक आपको पता है कि आप सिर्फ आगे प्रोग्रेस, ग्रोथ की तरफ नहीं, आपने क्या अचीव किया उसकी तरफ भी देख रहे हो, तब तक हसल कल्चर ठीक है। तो अगर नहीं तो आप बर्नआउट होते जाएंगे। डॉक्टर अदिति, आप बताइए कि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग क्या आदमी को परेशान कर रहा है? क्या, कहाँ आदमी बर्नआउट हो रहा है? एंजाइटी और ओवर थिंकिंग तो हमारे जेनेटिक्स का एक हिस्सा है, और उसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं। हमारी स्पीशीज़ ने सरवाइव किया है क्योंकि हम एंग्शियस लोग हैं। नहीं तो एनिमल किंगडम में सबसे कम चुनौती, फिजिकली कम चुनौती देने वाली स्पीशीज़ है ह्यूमंस। तो फिर हम कैसे इन बड़े-बड़े प्रेडेटर्स से बच पाए हैं, क्योंकि हमें हमारा जो इनहेरेंट फियर इंस्टिंक्ट है, एंग्जाइटी इंस्टिंक्ट है, उसने हमें बचा के रखा है, जो हमें आगे की सोचने पे मजबूर करता है कि अरे अगर ये शेर ऊपर चढ़ के आ गया तो मैं क्या करूँ? अच्छा, तो मैं घर और ऊपर बांधता हूँ, तो उससे मैं बच जाऊंगा। ये जो है, ये जो फॉरवर्ड थिंकिंग है, ये हमें एंग्जाइटी करवाती है। प्रॉब्लम वहाँ है, या आज के कल्चर, आज के लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि हम रोज शेर से तो नहीं मिलते, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हमारे सामने बहुत कम आती है, लेकिन हमारे फियर रिस्पॉन्सेज या हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज उतने ही स्ट्रांग है जितने पहले थे। तो बर्नआउट या जो एक कॉमन, मैं एकदम जनरलाइज अगर करूँ प्रॉब्लम को, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इमोशंस का भंडार है पर उसको यूटिलाइज करने की जगह नहीं है। तो वही बेसिक प्रॉब्लम। डॉक्टर अदिति, अक्सर ऐसा होता है कि नींद नहीं आ रही है। अक्सर ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना? जब दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती है ना, तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कि नींद नहीं आती। जी। आप 2-3 ऐसे साइंस बताइए जिससे लगे कि नहीं, इसको अब थेरेपिस्ट की जरूरत है। ऐसे 2-3 साइंस नींद आने के अलावा। हाँ, ओके। तो नींद ना आना, भूख ना लगना,
या भूख लग रही है लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही, या फिर आपका रोज़मर्रा का काम आपको करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ये क्या करने का क्या फ़ायदा है? ये सारे साइंस को हम अर्ली डिप्रेशन साइंस या इनमें कंसिडर कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें, अगर कभी भी आपको लगे कि आपके नॉर्मल रूटीन में या आपके रोज के जो टाइम टेबल्स है, रोज का जो स्केड्यूल है, आप जो हर बार करते हैं, अगर वो करने में आपको मन नहीं लग रहा या आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे हो रहा है, तो दैट इज द फर्स्ट साइन दैट यू नीड हेल्प। एक कोई ऐसा साइन जिससे लगी नहीं अब तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? आपके आस पड़ोस के लोग ही आपको बताना लग जाएंगे अच्छा, कि कुछ, कुछ गड़बड़ है। हाँ, कुछ उखड़े उखड़े लग रहे हो, कुछ बदला बदला सा है, इतने क्यों गुमसुम बैठे हो। बट ये बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग हो तब हाँ, 1-2 दिन हो तो चलता है ना? 1-2 दिन तो चलता ही है। 1-2 दिन हर किसी के लाइफ में आते हैं जब मूड उखड़ा थोड़े, होता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसे हो जाए कि आपको लो फील हो रहा है या बहुत एंग्शियस फील हो रहा है, पर आपको उसकी वजह समझ में नहीं आ रही। जैसे अगर आपको से फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्शियस फील हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि 2 दिन बाद मेरी कुछ चलो एग्ज़ाम है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा रात को नींद नहीं लग रही है, थोड़ा टेंशन में चल रहा हूँ, तो ठीक है, आपको वजह पता है, तो जैसे आप उस वजह से मुक्त हो जाएंगे, यू विल प्रोबब्ली गेट बैक टू और नॉर्मल। वो डिप्रेशन के बारे में क्या लगता है? ये थॉट से स्टार्ट होता है या सिचुएशनल होता है? नहीं, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। थॉट। It is triggered by an event. It is always triggered by something that happened in your life. But उस इंसिडेंट के बारे में आप अपनी धारणा क्या बनाते हैं या आपके अपने विचार क्या है, उनसे डिफाइन होगा कि आपको किस तरह का इमोशनल रिस्पॉन्स मिलेगा। बेसिकली जो डिप्रेशन है वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स है। जी, कई बार सेम थॉट प्रोसेस अलग-अलग लोगों में चलता है, लेकिन अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। एक ही सिचुएशन, एक ही एक ही लोकेशन, एक ही सिचुएशन, एक ही इवेंट अगर 10 लोगों के साथ हो, हाँ। तो 10 के 10 लोग अलग बिहेव करेंगे। क्यों बिहेव करेंगे? क्योंकि उनका जो, हम जिसको इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं, कि हमारे अंदर क्या है, हम उस इवेंट को कैसे देख रहे हैं, हम उसे जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि मैंने अपने दोस्त को कहीं रास्ते से जाते हुए देखा, मैंने वेव किया, उसने नहीं किया। लिंक किया है। हाँ, तो अभी आपको क्या लगेगा, क्या दिस इज सिचुएशनल। हाँ, बट हो सकता है कि उसने आपको देखा ना हो, हाँ, तो दिस इज सिचुएशनल। करेक्ट। तो आपको लगेगा कि ये सिचुएशनल है, शायद मुझे लगेगा कि ये मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, किसी और को लगेगा यार इसने देखा, इग्नोर भी किया, इतनी हिम्मत हो गई इसकी। तो मेरा हाँ, मानना है कि जो ऐसी चीजें हैं ना, जैसे आप डिप्रेशन को, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कैसे मैनेज करते हैं, ये आपके बर्थ और अपब्रिंगिंग और एजुकेशन तीनों से डिसाइड होता है। नॉट वो certain extent। नॉट नेसेसरीली, क्योंकि अगर वो बात सच होती तो जो हाईली एजुकेटेड और बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, उनको कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते। नहीं, बिल्कुल होते हैं। हाँ, तो अगर वो है तो उसका एजुकेशन और इससे कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। शायद आप अवेयर हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन कोपिंग मैकेनिज़्म्स जो है वो आप अपने एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। एनवायरनमेंट और कहीं टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपका जीन भी आपके हाँ, कोपिंग मैकेनिज्म को इफेक्ट करता है। बिल्कुल। कुछ लोग अचानक से बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ओवरथिंकिंग हमारे देश की मतलब अगर ओलंपिक्स में ओवरथिंकिंग होता तो औरतें तो डेफिनेटली गोल्ड मेडल लेके आते, क्योंकि ओवरथिंकिंग तो मतलब सबके लिए ही कॉमन क्राइटेरिया है आज के लाइफ में, तो डेफिनेटली। डेफिनेटली। नहीं, जब अचानक से कभी ऐसा होने लगे तो आप लोगों को क्या सलाह देते हैं कि हाउ टू कोप अप विद दिस? ओवरथिंकिंग अचानक से नहीं होती। ओवरथिंकिंग का जो एक बिहेवियरल ट्रेट है, वो कई साल लेता है उस प्रोग्रेसिव। नहीं, कई बार सिचुएशनल भी हो सकता है। सपोज कोई बहुत रिलेशनशिप में है, अचानक से उसका रिलेशनशिप ब्रेक होता है, हाँ।
तो वो फिर ओवर थिंकिंग प्रोसेस में चला जाता है। बहुत सारी इमेजिनरी चीज़ें, इमेजिनरी सिचुएशंस को वो राइट। उसके आँखों के सामने आने लगती हैं। तो इसमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है हाँ। कि आपके लाइफ के जो भी सिचुएशंस हैं, वो आपके लिए ट्रिगर का काम करते हैं, ना कि कॉज़ का। कॉज़ का। कॉज़ आपका जो है, वो कई सालों से डेवलप होते रहता है और उस पर्टिकुलर ट्रिगर की वजह से वो एक्टिवेट हो जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो अगर किसी का ओवरथिंकिंग पैटर्न है, तो वो शायद 10-15 साल से उस पैटर्न में सोचते आ रहा है पर्सन, और किसी एक पर्टिकुलर, जैसे आप बोल रहे हो, ब्रेकअप हो गया या और कोई लाइफ में ऐसे इवेंट हो गया, उसकी वजह से वो सामने उभर के आएगा। तो जिसमें ऐसे चैलेंजेस आते हैं, इमीडिएट चैलेंज होते हैं, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको कैसे हेल्प करती हैं? तो सबसे पहले तो थेरेपी का मॉड्यूलिटी ऐसा है कि लोग वहाँ पे आके जितनी ओपनली बात करते हैं, बहुत ऐसे भी लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं होता उनको क्या हो रहा है। मतलब ये आपका कहने का मतलब लेट आउट। लेट आउट तो एक पार्ट है। हाँ। बहुत से लोगों को लगता है कि साइकोथेरेपी यानी सिर्फ जाना और बातें करना और अच्छा अच्छा लगता है किसी से बात करके तो चले आना है। वैसे नहीं है। और हम वहाँ पे सिर्फ बैठ के आपके बातें नहीं सुन रहे। जबकि साइकोथेरेपिस्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करके देगा आपके लिए, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए आपको जो भी हथियार लगेंगे, वो हथियार आपके लिए प्रोवाइड करने का काम आपका साइकोथेरेपिस्ट करेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, या इन जनरल कि अभी ये क्यों हो रहा है, इतनी बार तो मैंने अपनी लाइफ को मैनेज कर लिया, अभी मैं क्यों इससे डील नहीं कर पा रहे हूँ, व्हाटएवर, दैट इज वेयर योर therapist will help you to clear your thoughts. हाउ डू यू हेल्प? मीन्स वही मेरा एक चुभने वाला प्रश्न है। How is you will understand how that works once you are in a therapy session, because it is not a one size fits all. मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग होलिस्टिकली। Absolutely. कि प्रॉब्लम क्या है, वो व्यक्ति क्या है, वो किस तरह का जीवन उन्होंने जिया है, what kind of an environment that person is in, what is their goal, उन्हें आगे अपनी जीवन से क्या एक्सपेक्टेशंस है, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके उनका सोल्यूशन या उनका जो भी एक्शन प्लान या स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा। तो ऐसा कोई वन साइज फिट्स ऑल तो नहीं बनेगा। आजकल लोग कहते हैं ना मैं बहुत बिजी हूँ, वो वास्तव में बिजी हैं या मेंटली ब्रोकन है या अपने आप से भाग रहे हैं? आपको क्या लगता है? A little of all depends on what the person is actually going through. अगर आप मुझसे पूछें और मैं कहूँ कि मैं बिजी हूँ, तो शायद मैं बिजी हूँ भी, पर कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलना और कोई बोल रहा है चलो पिक्चर देखने चलेगा, तो मैं बोलूँगी नहीं मैं बिजी हूँ। तो बिजी हूँ ये हमारा एडल्ट वर्जन है ऑफ सेइंग कि मुझे नहीं करना है। ये भी हो सकता है, या कोई वाकई में बिजी भी हो सकता है, किसी काम में वाकई में हो सकता है। तो इट्स अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग। जैसे आदमी रिलेशनशिप चैलेंजेस से, सपोज का ब्रेकअप हुआ अभी रिसेंटली, और वो बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेस है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं, हर समय ओवर थिंक कर रहा है, उसके अंदर सुसाइडल डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, तो एक कोई ऐसी टेक्निक बताइए जिससे वो एकदम से उसको लगे कि मैं ओवरकम हो सकता हूँ। ऐसी कोई टेक्निक एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी अगर कोई टेक्निक आपको बता रहा है कोई कि एक कोई टेक्निक एग्जिस्ट करती है, तो आपसे बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर ऐसा कोई एंटीबायोटिक होता तो हम इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे कहते हैं ना कि आजकल इंटरनेट पे बड़ा वायरल होता है, ये कर लो ये हो जाएगा, आप कुछ ऐसा बता दो कि ऐसे लोगों को आप बता दीजिए कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा। थेरेपिस्ट के पास जाओ सब ठीक हो जाएगा। आजकल टोटके बड़े चालू है। ये सबसे आसान टोटका। आपके पास के या आपके ट्रस्ट वर्दी जो आपको लगते हैं, जो कोई साइकोथेरेपिस्ट होंगे, उनके पास चले जाइए, वो आपको हेल्प कर देंगे। अच्छा, आपके पास कोई टोटका है? किस बारे में? इसी बारे में। बिल्कुल। क्विक फिक्स कोई नहीं होता। अच्छा। क्विक फिक्स ज्यादा खतरनाक होते हैं। हेल्पफुल की जगह वो हार्मफुल
ज़्यादा होते हैं। तो मैं कभी इस बारे में मतलब ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि अगर आपको कोई क्लिनिकल कंडीशंस हो रहे हैं या आपको 5 साइन्स टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन या ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ बैठना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम के साथ में डील करना पड़ेगा, उससे बाहर निकलने का तरीका निकालना पड़ेगा। यही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल, मतलब आपको सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए एब्सोल्युटली। एक रेमेडी मिल सकती है। अब हम कितने बार कहते हैं कि अगर थोड़ा इफ यू आर फीलिंग लो, बहुत डिप्रेस्ड लग रहा है, तो कहीं ट्रिप पे चले जाओ, घूम आओ, ये करो, वो करो। इन सारी चीज़ों से मदद होती है? हाँ, डेफ़िनेटली। आपको एक थोड़ा-सा चेंज ऑफ पेस मिल जाता है, थोड़ा एनवायरनमेंट आपका बदल जाता है। लेकिन आप वापस घर आओगे, तो आपका प्रॉब्लम आपका दरवाज़ा खोलेगा, तो वो कहीं नहीं जा रहा। जब तक आप उससे भागोगे, वो प्रॉब्लम वही की वही रहेगा। वो शायद आपके पीछे-पीछे नहीं आएगा, लेकिन इट इज़ देयर। द डे यू गो बैक होम, योर प्रॉब्लम इज़ वेटिंग फॉर यू। सो यू हैव टू फेस योर प्रॉब्लम, यू हैव टू कम अप विद अ वे टू डील विद योर प्रॉब्लम। मतलब यू हैव टू फाइंड अ राइट वे, यू हैव टू फाइंड अ हेल्दी वे। द हेल्दी वे एंड राइट वे। हाँ, यू उसके हैव लिए टू आपको एक नो फॉर प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा बिल और आपको टिट-बिट्स में कोई समाधान मिलने वाला नहीं। कोई समाधान नहीं मिलेगा। वो शायद ऐसे होगा ना कि अगर मेरी से फॉर एग्ज़ाम्पल उँगली कट गई है, हाँ। लेफ्ट वाली उँगली कट गई है और मैं राइट वाले हाथ में दवाई लगा के बैठ गई, वो वही बात हो जाएगी। डॉक्टर अदिति, बड़ा अच्छा हम लोगों के बीच में कन्वर्सेशन जा रहा है। जी। कोई एक आपको चैलेंजिंग केस याद आता है कि आपने क्लिनिकल थेरेपी जब किसी को दे रही कि कोई ऐसा केस आया हो जिसको आप जीवन भर याद रखना चाहेंगी? मैं आपको सच बताऊँ, मुझे मेरी हर केस याद है, आज तक की जितनी भी मैंने डील नहीं, की जैसे है। मैं भी डॉक्टर हूँ, जी। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना, उनका जब आप समाधान करते हैं ना, हाँ, तो एक जैसे वो आपको जीवन भर याद रहते हैं। बिल्कुल। तो कुछ एक केस ऐसा शेयर करिए। एक मेरे पास में बहुत मतलब मेरे करियर के काफ़ी शुरुआती वक़्त में ही ये हुआ था कि एक लड़का आया था मेरे पास में, जिसने खुद ही कॉल किया था कि उसको सेशन के लिए आना है एटसेट्रा, लेकिन वो हर बार रीशेड्यूल करते ही जा रहा था। फिर हमने बहुत उससे बहुत सारी बात करके उसको एक्चुअली क्लिनिक लाने में ही बहुत वक़्त लगा पहले तो। और जब वो क्लिनिक आया तो मेरे जो असिस्टेंट थे बाहर बैठे थे इसमें, तो उन्होंने देखा कि वो लड़का जो है कुछ 30-32 साल का होगा तभी। तो वो पूरा ऐसे सर से पैर तक शिवर हो रहा था। हाँ। किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी से आँख नहीं मिला रहा था। वो ऐसे डरा-डरा, सहमा-सहमा, और वो पूरा टाइम शिवर हो रहा था। इतना मतलब ऐसे हाथ दिख रहे थे उसके कि वो काँप रहा है। उसको अपना नाम लिखने में भी वो शिवर हो रहा था। मतलब ही वाज़ इन अ वेरी बैड स्टेट व्हेन ही केम इन। तो फिर उसका 1 डेढ़ घंटे का सेशन चला, तो हमने सारी अंडरस्टैंडिंग करी कि कहाँ प्रॉब्लम्स है, क्या है। वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट। फिर उसको थोड़ा-सा शायद एक 25-30 मिनट बाद उसको शायद रियलाइज़ हो गया कि चलो इससे एक्चुअल में मैं बात कर सकता हूँ, ये एक्चुअल में समझ रही है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद में देन वी ऑफ कोर्स वर्क्ड ऑन अ प्लान दैट वाज़ गुड फॉर हिम एंड देन ही लेफ्ट। और जब वो जा रहा था तब वो जाते वक़्त मेरे असिस्टेंट से मिलके वो हाथ मिला के थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके वगैरह कह के गया। तो मेरी असिस्टेंट भागते हुए अंदर वापस आई कि तूने करा क्या? व्हाट चेंज्ड विदिन 1.5 आवर सो मच कि जो इंसान इतना कंफ्यूज्ड और सहमा हुआ आया था, वो एकदम से इतना खुश होके क्यों गया? मैंने बोला वो खुश नहीं हुआ है, उसको सिर्फ ये समझ में आ गया है कि ये प्रॉब्लम से वो डील कर सकता है। बस उसी कॉन्फिडेंस पे वो फिलहाल उसकी गाड़ी चल रही है। तो मतलब आप यही सिंगल सेशन थेरेपी है जी, जो आपका यूएसपी है। बिल्कुल। इंडिया में या पूरी दुनिया में बहुत सारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। जी। व्हाई डॉक्टर अदिति कुलकर्णी? तो एक तो ये है कि आई वर्क ऑन अ सिंगल सेशन मॉडल। इंडिया में काफ़ी बहुत कम लोग हैं जो इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफ़िशियली। आई एम वन ऑफ दोज़
हार्डली 10-15 पीपल। और ये जो अप्रोच है ये ऐसे ही लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको बहुत दिन, बहुत साल नहीं बिताने हैं थेरेपी में, फिर वो खर्चा भी है, वक़्त भी है, कैसे उसको ज़ाया करें, ऑल ऑफ दैट। तो सिंगल सेशन इज़ एन अप्रोच फॉर पीपल टू स्टार्ट देयर जर्नी टुवर्ड्स गेटिंग बेटर। आपके पास 30 सेकंड में कोई उपचार है? है, मैं अपना नंबर दे सकती हूँ। मुझे रोज 2:30 बजे 2:30 पे नींद मेरी खुल जाती है, ओके, ठीक है ना? इसके बाद आई कीप अवेक फॉर अ लॉन्गर टाइम। ओके। तो ये किस चीज का साइन है? आप सोते कितने बजे हैं? मैं 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ, ओके। लेकिन रूटीनली मेरी 2:30 पे नींद खुल जाती है पिछले काफी दिनों से, हुँ। और इसके बाद फिर मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है सोने में। शायद आपका सर्केडियन रिदम कुछ आपसे कहने की कोशिश कर रहा है, तो आपको स्लीप स्टडी करवा लेनी चाहिए। पहले 3:40 पे खुलता था, हाँ। तो वो चेंज हुआ, अब 2:30 पे खुलता है, हुँ, तो ये काफी मुझे बॉदर करता है। हुँ। तो काफ़ी लोगों का सर्केडियन रिदम जैसे हम ये अभी कहीं नहीं कि कहीं हमारे फिजिकल हेल्थ का एक इंडिकेटर तो नहीं है? जी। जैसे हमारे लिवर एंजाइम डिस्टर्ब हों या कुछ इस तरह से? नॉट नेसेसरीली, हाँ। लेकिन किसी किसी चीज़ का तो मार्कर हो सकता है। हाँ। तो जैसे हम जिसको रेम साइकिल कहते हैं, तो आसान भाषा में अगर कहें तो हम 7 घंटे की नींद जिसको कहते हैं, उसमें हम हर सवा घंटे में उठते रहते हैं टेक्निकली, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम जग चुके हैं। तो जो रेम साइकिल है उसके बीच में कभी-कभी किसी को पूरी नींद खुल सकती है लोगों की। तो इट कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आज हम एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, एक बर्निंग इशू है। पहले तो ये बाहर का इशू था, वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा होता था, और आजकल हमारा पिछले कुछ सालों में इंडिया में एक बड़े चैलेंज के रूप में उभरा है, वो है हमारे रिलेशनशिप इश्यूज। इंडिया में डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पिछले 20 सालों में या पिछले 10 सालों में इंडिया में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है जिससे ये एक बड़ी कॉमन इशू हो गया है ये? मैंने ये मुझे लगता है मेरे पिछले एपिसोड में मैंने ये बात करी थी हाँ। कि इशू आज नहीं हुए हैं, इशू कई सालों से है। आज लोगों के पास में ज़रिया है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है। मतलब एक्सप्रेस करने का ज़रिया है, या अगर से फॉर एग्जांपल किसी की रिलेशनशिप वर्क नहीं हो रही है, शादी कह लीजिए, अभी हम डिवोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो अगर वर्क नहीं हो रहा है तो आज हमारे पास में उतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या बाकी चीज़ों की इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी है, जिससे हम ये एक दूसरे से डिसाइड कर सके कि नहीं, हम एक साथ रहकर अपनी एक दूसरे की ज़िंदगी और ख़राब नहीं करना चाहते, तो हम अलग हो जाते हैं। ऐसे कई कपल्स हैं जो मेरे पास सेशंस के लिए भी आते हैं, या ऐसे जो डिवोर्स के बाद में भी बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, बहुत उनमें कोई ऐसा मनमुटाव या ऐसे बुरा जो हम कहते हैं ना बैड वाटर्स बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल या एक इमोशनल डिसीजन होता है कि हम एक दूसरे के साथ रहकर कोई एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं हम, तो इससे बेहतर है हम अलग हो जाएं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। ये ऑप्शन हमारे प्रीवियस जनरेशंस के पास में इतना था नहीं। मतलब आपके हिसाब से जब से थोड़ा चुभने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि गर्ल्स में फाइनेंशियल फ्रीडम आई है, तब से ये केसेस हमारे देश में ज़्यादा बढ़े हैं क्या? सिर्फ गर्ल्स में नहीं सर, बॉयज़ में भी अच्छा। फाइनेंशियल फ्रीडम जब से आई है तब से केसेस बड़े हैं, कह सकते हैं। इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी की बात है, हर किसी के ऑटोनॉमी की बात है कि जब हम एक दूसरे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो या सोशली डिपेंडेंट हो, तो किसी रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं होता। हम क्या मानते हैं यहाँ पे जो फाइट स्टार्ट होते हैं, हाँ। वो पार्टनर्स की गलती होती है या हमारे अनहील्ड इश्यूज होते हैं सिंस चाइल्डहुड? आपको क्या लगता है? अ लिटिल ऑफ बोथ। तो जब हम किसी रिलेशनशिप इशू को देखते हैं, मैं सिर्फ मैरिड कपल्स के बारे में बात नहीं कर रही, हर रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ, तो कुछ पैकेज होता है जो आप अपना खुद का कैरी करते हैं, ये बैगेज कैरी करते हैं। जो हाँ। जो आपके बचपन से आपके जो
विचारधाराएँ बनी हैं, जिस तरह की परवरिश आपको मिली है, जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं। सामने वाले का अपब्रिंगिंग वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। आप कहीं पे उन दोनों की एक कॉम्बिनेशन करते हैं, आप एक कॉमन पॉइंट ढूँढते हैं जहाँ पे इफ देयर आर 10 थिंग्स देन 8 थिंग्स वर्क, 2 थिंग्स प्रोबेबली डोंट वर्क, ऐसे वाला इक्वेशन बन जाता है। तो हम उसको एक स्टेबल रिलेशनशिप या एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप कहते हैं। जब ये नंबर ऑफ थिंग्स दैट मैच एंड दैट डोंट मैच का डिस्प्रपोर्शनेट अगर हो गए तो फिर वहाँ पे हम रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें दिखता है। तो इट इज़ अ लिटिल ऑफ बोथ। कई बार मैं देखता हूँ कि बिल्कुल 2 पेयर होता है, बिल्कुल मिसमैच पेयर होता है। इसके बाद भी उनका रिलेशनशिप चैलेंजेस नहीं होते, बहुत अच्छे लीड करते हैं, तो आपका क्या कहना है? मिसमैच सामने वाले को दिखता है, हाँ, पर एक्चुअल मिसमैच अगर आप इंटरनली देखेंगे ना तो वो बहुत अलाइंड होते हैं लोग। अच्छा। तो मैं आपको एक गिव यू एन एग्जांपल। एक मेरे पास में कुछ 2 साल पहले एक कपल आए थे, जिनका मतलब वो एक्चुअली सेशन के लिए नहीं आए थे, वो उनके बच्चे के लिए आए थे, वो एक दूसरे के लिए नहीं आए थे, उनके बच्चे को कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज थे इसलिए दे हैड कम। तो जब भी मैं उन दोनों को मिलती थी तो दे वर कंप्लीटली पोल्स अपार्ट। दोनों पति पत्नी जो थे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। जो पति था वो बहुत ऐसा जॉली मस्खरा एकदम बच्चे के बारे में हमेशा बात करने वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला। और वो जैसे वो आता था क्लिनिक में भी तो सबसे बात करता था, जाके मिल के, मतलब इवन मेरे ऑफिस बॉय से भी जाके बात करेगा, सब करेगा। और जो उसकी पत्नी थी वो एकदम रिजर्व, ऐसी शांत, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लगने वाली, थोड़ी सी अकड़ू टाइप्स थी। जितने उसको बेसिक अपने बच्चे के बारे में जितना भी कंसर्न था वो पूछती थी कि उसकी प्रोग्रेस ठीक चल रही है, आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। बस बात खत्म। मतलब इसका टॉक टाइम अगर 2 मिनट था पत्नी का, तो पति का टॉक टाइम 10 मिनट से स्टार्ट होता था। इतने वो दोनों सामने सामने दिखने में भी अलग थे। और सारी चीज़ों में उनमें एक समझ के आने वाला डिफरेंस था। तो पर मैंने जैसे मतलब कुछ 5-6 महीने तक का हमारा ऑलमोस्ट जो संबंध आया उनसे, तो धीरे-धीरे हमें भी दिखने लग गया कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे, या जिसे हम कहते हैं ना कि जो चीज़ें मैच होनी चाहिए वो उन दोनों की मैच होती थी। उन्हें अपने लाइफ से जो एक्सपेक्टेशंस थे, उन्हें एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस थे, उन्हें अपने जो कहते हैं ना हम अपनी रिलेशनशिप का जो विजन बोर्ड था उनका, वो बहुत क्लियर था एंड दे वर ऑन द सेम पेज ऑन ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो ये जो पर्सनालिटी में हमें डिफरेंसेस दिखते हैं, काफी बार वो डिफरेंसेस ही उस रिलेशनशिप को और एनहांस भी करते हैं, क्योंकि अगर एक बात नहीं कर सकता तो दूसरा तो कर सकता है उसके बिहाफ पे। जैसे इस तरीके के चैलेंजेस के साथ लोग आते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, एक चीज़ आप क्या बताएँगी कि जिससे वो जो रिलेशनशिप है, वो ब्रेकअप होने से रुक जाए? अगर उन दोनों की इच्छा हो उस रिलेशनशिप को ब्रेक होने से रोकने की, तो रुक सकता है। तो रुक सकता है। मैं तो अगर काउंसलिंग करूँगा, हाँ। अगर मैं आपकी जगह हूँ, तो मैं एक चीज़ उनको सिखाऊँगा कि दोनों पार्टनर्स को, आप जो फीमेल है, जो दोनों स्पाउस को मैं यही बोलूँगा कि इनको एज़ इट इज़ स्वीकार करना शुरू करो। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कहाँ आते हैं रिलेशनशिप में? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं कि आदमी जीवन भर सामने वाले को बदलने में लगा रहता है, बल्कि सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूंगा सर, कि
उन्हें अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने से पहले खुद को एक्सेप्ट करना वही सीखना सेल्फ पड़ेगा। को देखना है ना। खुद को एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पार्टनर को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग है, वो बिल्कुल एक अलग इंडिविजुअल है, वो एक अपनी जीवन यात्रा में आए हुए व्यक्ति हैं, वो अपने-अपने अलग अपब्रिंगिंग, अपने अलग एक्सपीरियंसेस से बने हुए इंसान हैं। इसके लिए एक शब्द है ना इंग्लिश में, इंट्रोस्पेक्शन। एब्सोल्यूट अगर आप इंट्रोस्पेक्शन अगर अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं हाँ। और उसके बाद फिर रिलेशनशिप तो देखना शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप उन चैलेंजेस से ओवरकम होने में ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको अपने आप में जो बदलाव करने हैं, वो आप कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को नहीं बदल सकते। आपको फिर व्यक्ति बदलना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ ना हाँ। कि आप पार्टनर को बदलने में एनर्जी खर्च मत खर्च करिए। ना करें, आप खुद को बदलने में करें। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और जो Absolutely. पार्टनर है उसको वैसे ही स्वीकार करिए। आपके पार्टनर और आप में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों कोलैबोरेटिवली बदलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को वज़न घटाना है, दोनों को वज़न घटाना है, तो दोनों साथ में वर्कआउट करना शुरू करते हैं या डाइट करना शुरू करते हैं, तो एक दूसरे को मोटिवेट करके ये जर्नी शुरू करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आज मेरे पार्टनर को नींद की ज़रूरत है, तो वो सो रहा है, तो मैं भी ना जिम जाऊँ। और फिर आप 2-3 बारी 4 बारी ऐसा होने के बाद में अगर आप जाके अपने पार्टनर को बोलोगे कि यार तुम जिम नहीं आते इसलिए मेरी जिम भी रह जाती है, तो ये गलत है। आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी लाइफ जिए आपके लिए ऑन योर बिहाफ। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हाँ चलो कोलैबोरेटिवली करना है ठीक है, लेकिन ये मेरी जर्नी है, मुझे वज़न घटाना है, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंटल हेल्थ खराब है तो रिलेशनशिप चैलेंजेस के बारे में आप क्या कहेंगी? मेंटल हेल्थ खराब है मतलब किसी का मेंटल सपोज 2 पार्टनर्स हैं, उसमें एक का मेंटल हेल्थ ही खराब है, तो आप रिलेशनशिप नहीं चल सकते ना? ऐसी कोई ज़रूरी बात तो नहीं है। अगर आपके पार्टनर को उतना अवेयरनेस है, हाँ। जैसे अगर से कि किसी को डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या कोई क्लिनिकल कंडीशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये है, तो भी उनके रिलेशनशिप्स होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। वो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन वेदर आपके पार्टनर को कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपके कंडीशन की, आप उन्हें कितने कन्विंसिंगली दिखा सकते हैं कि आपको कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको उनकी कहाँ मदद की ज़रूरत है। जैसे ब्रेकअप्स होते हैं तो आप मानती हैं कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस डेवलप होती है? हाँ, बिल्कुल। क्या होता है? अगर वो अभी मतलब ऐसे थोड़ा फ़िल्मी तो है नहीं, लेकिन दिल टूटने का दर्द तो होता ही है सबको। ये जो टूटा हुआ दर्द है उसकी रेमेडी क्या आप देती हैं? वो दिल टूटने का दर्द नहीं है, वो आदत टूटने का आदत दर्द टूटने है, का दर्द वो है। एक सहजता टूटने का दर्द दिल है। तो दोबारा भी जुड़ सकता है। दिल मसल है ना सर। दिल का कोई संबंध ही नहीं है इन सारी चीज़ों से। ये मुझे तो लगता है कभी-कभी हमें न्यूरोलॉजिकली भी अभी लैंग्वेजेस चेंज करनी पड़ेंगी शायद। जो ब्रेकअप के बाद दिल को दर्द नहीं होता, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दर्द होता है। मेंटल लोचा होता है। दिल का कोई Yes. कनेक्शन ही नहीं है इन सारी चीज़ों से। जो भी चल रहा है यहाँ चल रहा है। नहीं, यहाँ चल तो रहा है, लेकिन दिल धड़कता कभी-कभी तेज भी धड़कता है हाँ, और वो तो धीमा भी धड़कता है। हाँ, वो तो आपके वो आपके हार्मोनल और न्यूरोट्रांसमिटर सिक्रीशंस की वजह से हो जहाँ पे सपोज ब्रेकअप हुआ है, बहुत लंबा रिश्ता था, सालों लोग साथ में थे, एकदम से ब्रेकअप हुआ, है ना? रात में नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, सोने की गोलियाँ खानी पड़ती हैं, भूख नहीं लगती है, तो उनके लिए आपके पास कोई क्विक फिक्स या टोटका है? क्विक फिक्स ये है कि आप अपने जो सबसे डिफ़िकल्ट सवाल हैं दिमाग में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उन्हें फेस करें। तो ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि ब्रेकअप्स के बाद में अरे मैं अभी इस एक्स इंसान की इतनी आदत हो गई मेरी लाइफ में, मैंने अपने सारे प्लान्स, मैंने अपने सारे आगे की ज़िंदगी के सारे विचार हों, ये हो, ये सब इस
इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में इमेजिन किया है, प्लान किया है। अब अगर यही नहीं है तो मेरा कल कैसे होगा, क्या होगा? इन विचारों की वजह से हम सो नहीं पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं। ये सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है? ये मतलब रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा है या हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या कैसे इसको देखती है? मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट बोथ। मुझे ऐसा लगता है ना सर कि किसी एक पर्टिकुलर मीडियम या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है। जैसे अब हम सोशल मीडिया की अगर बात करें, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें ऐसी भी तो है जिनसे फ़ायदा हो रहा है। अभी हम भी तो बात सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रहे हैं लोगों से, तो फ़ायदे तो है ही। अगर नुकसान करा रहे हैं हम या फ़ायदा करा रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। तो हम हाउ यू सी द थिंग्स? how from where I see it, it is completely dependent on what the person is trying to gain from the experience. जैसे अभी अगर आप मुझे पूछेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रॉलिंग करते बैठने का कभी कभी बहुत मन करता है, तो मैं कभी कर भी लेती हूँ। वो उसमें कुछ अच्छी 4 चीजें भी दिख जाती है, 10 बकवास चीजें भी दिख जाती है, पर मैं वही करते बैठती हूँ क्या? नहीं। क्या मैं उसे प्रायोरिटाइज़ करूँगी अगर मैं किसी फैमिली मेंबर मेरे घर पे आए हैं, तो उनसे बात करने के अलावा मैं उसी पे लगी रहूँगी क्या? नहीं। तो ये मेरे प्रावधान है, मेरा मेरा ड व्यू ड पॉइंट है। हाँ, मेरा डिटर्मिनेशन है कि मुझे क्या करना है। डॉक्टर अदिति कुलकर्णी के पास लोगों को कब आना चाहिए? दिल टूटने से पहले या दिल टूटने के बाद? दोनों बार। वो बात यही है ना कि अगर हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमको विटामिन्स की गोलियां लेनी पड़ेंगी, जो भी हमें डॉक्टर लिख के देंगे। और अगर हमें जुकाम हो गया तो एंटीबायोटिक भी डॉक्टर ही लिख के देंगे। तो क्या विटामिन की गोलियां लेने से कभी जुकाम नहीं होगा? होगा, कभी ना कभी तो होगा। लेकिन अगर इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हाँ, अगर 5 बार आपको जुकाम हो सकता था तो 2 ही बार होगा शायद। यस यस। तो वही बात है, मेंटल हेल्थ केयर इज मोर फॉर प्रिवेंशन दैन फॉर क्योर। क्योर तो है, आपको अगर कोई लाइफ में डिफिकल्टी आए उसके बाद आपने मदद मांगी तो आपको मदद होगी। लेकिन अगर आप ये भी जान ले कि मुझे अगर ये, जैसे हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर समझ में आ रहा है, हम खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर खुद से पता चल रहा है कि शायद मैं एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा उसी ट्रैक में अटके रहने की अभी आई एम गेटिंग यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, तो लाइफ में किसी ट्रिगर की वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी भी आप एक थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो और आप अपने आप को इम्प्रूव करा सकते हो। डॉक्टर अदिति कुलकर्णी को कोई एक कैसा याद है कि जहाँ ऐसा लगता हो कि ये दो किसी का रिश्ता टूट गया हो, आपको लगता है ये बिल्कुल असंभव, जोड़ नहीं सकता है, और डॉक्टर अदिति कुलकर्णी ने उनको जोड़ दिया हो, दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया हो? तो ऑफ कोर्स मैं ये आपका क्लेम बहुत रिस्पेक्टफुली ये करती हूँ कि मैंने उन्हें जोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने खुद किया, जो भी किया उनका खुद का वो एफर्ट था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लिया। लेकिन हाँ, मैं इतना क्रेडिट लूंगी कि मैंने उनको वो उस पाथ पे चलने के लिए जो उन्हें इक्विपमेंट की जरूरत थी, मैंने वो प्रोवाइड फेविकॉल प्रोवाइड किया। हाँ, वो फेविकॉल लगवाने का काम उन्होंने अपने आप किया है। तो एक कपल आए थे जिनका डिवोर्स फाइल हो चुका था एक्चुअली, और फिर उसके बाद में क्योंकि वो एक स्टैट्यूटरी पीरियड होता है जब आपको साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, जब आपने फाइलिंग कर दिया उसके बाद, तो उस सिलसिले में वो लोग आए थे। उनका डिवोर्स फाइल हो चुका था। फिर बेसिकली जनरल जो कॉन्वर्जेशंस होते हैं हमने स्टार्ट करी उनसे कि क्या, कहाँ से इश्यूज शुरू हुए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमको करते करते रियलाइज हुआ कि उन दोनों में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन दोनों को एक दूसरे से
ऐसी दिक्कत कुछ है नहीं हम्म, वैसे। लेकिन उनके कुछ जो कहते हैं ना अपब्रिंगिंग में कुछ डिफरेंसेस थे जो उन्हें लगता था कि वो कभी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाकी के सारे भी चैलेंजेस हो रहे थे। फिर उनको दे वर वांटिंग टू हैव किड्स ऑल्सो, तो उसमें भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि जब आप मेंटली इंक्लाइंड नहीं होते एक दूसरे की तरफ, तो बच्चे होना, हेल्दी बच्चे होना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो स्ट्रेस लेवल्स और भी बढ़ जाते हैं क्योंकि लोगों में, तो उन सारी चीज़ों में उनको डिफ़िकल्टी आ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वी शुड सेपरेट। लेकिन वो दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उन दोनों में आइडियोलॉजिकली भी कोई डिफरेंसेस या कोई डिसएग्रीमेंट्स वैसे थे नहीं। तो कुछ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स थे, कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ थे, जिन्हें सॉल्व करने की अगर कोशिश फैमिली की तरफ से भी हुई होती, तो शायद इन्हें मदद हो सकती थी। तो फिर हमने उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया इस सब में, क्योंकि वो दोनों किसी और कंट्री में रहते थे, फैमिली यहाँ रहती थी। तो वो भी एक कम्युनिकेशन एरर हो गई थी, बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन था उनके जितना बीच। मेरा मानना है कि मेरी भी 23 साल की प्रैक्टिस हो गई, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि उनमें दो कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को जुड़ने से मना करते हैं। हुँ, एक तो दोनों का ईगो इशू होता है, बिल नंबर 1। बिल्कुल। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम ईगो, इंडिया में जो एक चैलेंज आता है ना, कि जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं ना, हाँ, अगर आप जुड़ना भी चाहते हैं तो वो जुड़ने नहीं। जुड़ने नहीं देते, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो काउंसलिंग है वो दोनों पार्टनर्स की काउंसलिंग के साथ-साथ फैमिली की काउंसलिंग भी ज़रूरी है। आपका बिल क्या मानना है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे पर्टिकुलरली जो केसेस होते हैं जहाँ पे जहाँ ईगो इश्यूज़ और जहाँ ये इंटेलेक्चुअल वॉर्स है ना, वहाँ पे फैमिली भी अगर कोशिश कर ले जोड़ के रखने की, तो भी नहीं जुड़े रहेंगे लोग। इन ईगो या इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट्स या इमोशनल ड्रिफ्ट हुँ, जिसे हम कहते हैं, कि हम एक पर्टिकुलर वक़्त के बाद एक दूसरे से अलग ग्रो होते हैं। 2 पेड़ जिन्हें एक ही पॉट में रखा हुआ है शायद, 2 पौधे कह लीजिए, वो ग्रो अलग-अलग हो जाते हैं, वैसी ही बात है वो। तो अगर वो है, तो वो गैप कभी ब्रिज नहीं होगी। लेकिन अगर वो चैलेंज नहीं है, अगर इमोशनल डिस्टेंस नहीं है, अगर ईगो इश्यूज़ नहीं है, तो एनवायरनमेंटल जो फैक्टर्स हैं, जैसे वो फैमिली कह लीजिए, फाइनेंसेस कह लीजिए या और कोई सोशल फैक्टर्स कह लीजिए, तो उन्हें ओवरकम किया जा सकता है। जो इन दोनों के बारे में भी वही हुआ कि जो उनके फैमिली रिलेटेड या बाकी जो उनके चैलेंजेस थे, वो जैसे हमने फिर उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करी, they both also made an active effort to resolve those issues. They took their appeal back. डॉक्टर अदिति कुलकर्णी का यूएसपी क्या है? मतलब किस तरीके के केसेस आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली डील करती हैं? तो मैं पर्सनल लेवल पे मेरा एक्सपर्टीज ज़्यादा रिलेशनशिप मैनेजमेंट में है। आई डील विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप चैलेंजेस दैट पीपल कम विथ, सिर्फ मैरिड और डिवोर्स केसेस वाले नहीं, बाकी भी इश्यूज जो लोगों को होते हैं, जैसे फैमिली रिलेटेड इश्यूज हों एट्सेट्रा। सो रिलेशनशिप्स इज व्हाट आई मतलब दिल की बात हो तो एक नाम, डॉक्टर अदिति कुलकर्णी। बिल्कुल। डॉक्टर अदिति, ये बताइए कि आपका यूएसपी है वन सेशन थेरेपी, जो तो ये सच में काम करता है या मिथ है? नहीं, नहीं, बिल्कुल काम करता है। वो काम इसलिए करता है, तो मैं एक उसके नाम को लेकर जो मिसकंसेप्शन है वो पहले क्लियर कर देती हूँ। सिंगल सेशन यानी एक एक सेशन में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिंगल सेशन का एक प्रॉमिस है अपने पेशेंट को या क्लाइंट्स को कि सेशन के एंड में आप डेफिनेटली किसी ना किसी एक्शन प्लान, किसी ना किसी नेक्स्ट स्टेप को लेकर यहाँ से जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप आज आए, आपने सिर्फ केस हिस्ट्री दी, कल को आप आए, आपने प्रॉब्लम डिस्कस करी और फिर 2-3 सिटिंग्स के बाद में आप कहीं जाकर एक फॉर्मुलेटेड एक्शन प्लान पे आए। ये नहीं होगा। इसीलिए ये सेशन थोड़ा लंबा भी होता है। यूजुअली हमारे जो साइकोथेरेपी सेशंस होते हैं वो 45-50 मिनट्स के होते हैं, पर सिंगल सेशंस 1 डेढ़ घंटे तक भी चलते हैं। इसलिए कि
हम जब तक एक सॉलिड कंक्लूजन तक ना पहुंच जाए, वो कंक्लूजन छोटा सा भी हो सकता है या वो एक एक्शन प्लान हो सकता है जो बहुत छोटी सी एक कोई बिहेवियरल चेंज जो आपको करनी है, शायद वो आपके दिन में से सिर्फ 2 या 3 मिनट ले ले। ऐसे हो सकता है कि आपको कोई एक स्टेटमेंट दे दिया हो जो आपको रोज़ आईने के सामने खड़े रहकर 10 बार खुद से रिपीट करना है। बस इतना ही करना है 10 दिन के लिए। अच्छा। पर ये ज़रूर होगा, आप किसी न किसी नेक्स्ट स्टेप के साथ में क्लिनिक से जाएँगे और जब आपको लगेगा आपको दोबारा ज़रूरत है अपने थेरेपिस्ट की, तब आप आएँगे। ओह! तो मैं आपको क्लिनिक से बाहर जाते वक़्त फ़ॉलो-अप की डेट नहीं दूँगी। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, तो वहाँ 2 डिपार्टमेंट थे। हुँ, एक था साइकियाट्री हुँ। और एक था साइकोलॉजी, जहाँ पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? साइकियाट्रिस्ट तो एमडी साइकियाट्री हुँ। करते हैं, तो बेसिकली दे वर्क विथ ऑल द क्लिनिकल केसेस जिनको मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को एक दूसरे के साथ काम करना पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति हैं जो भी सेम कंडीशंस के साथ में एक्सपर्टीज रखते हैं, लेकिन उनका एक्सपर्टीज जो है वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस में, थेरेपी में है, ना कि दवाइयाँ देने में। मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और जो नाइस गाइडलाइंस जो है उनके मुताबिक जब तक साइकोलॉजिस्ट से आपको सर्टिफिकेट ना मिले कि इनकी थेरेपी चल रही है, ये मेरे ऑनगोइंग पेशेंट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें मेडिकेशंस की भी ज़रूरत है, ऐसा जब तक साइकोलॉजिस्ट सर्टिफिकेट ना दे तब तक साइकियाट्रिस्ट आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, ऐसे गाइडलाइंस हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो फॉलो नहीं होते हैं। हमारे देश में काफ़ी बार गंगा उल्टी भी बहती है, व्हिच इज़ फाइन। तो दोनों को एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो सफ़रर होता है, उसको नहीं पता होता है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए बिल्कुल, या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाए। बिल्कुल। तो आपकी जो आरईसीबीटी अप्रोच है, वो जो कन्वेंशनल अप्रोच है, जो इस समय सोसाइटी में प्रेवलेंट है, हुँ। उससे अलग कैसे है? प्रेवलेंट यानी? मतलब जो कॉमनली लोग कर रहे हैं, हाँ। जो काउंसलिंग दे रहे हैं, हुँ। उससे आपकी जो अप्रोच है, हाँ। वो कैसे अलग है? आपका यूएसपी क्या है? तो आरईसीबीटी तो काफ़ी अभी वेल एस्टैब्लिश्ड साइकोथेरेपी अप्रोच है जो डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने स्टार्ट किया हुआ था। और अब इंडिया में, दुनिया में आरईसीबीटी के बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं। इट इज़ अ मोर हैंड्स ऑन अप्रोच टुवर्ड्स साइकोथेरेपी। तो हम काफ़ी ऐसे मूवीज़ में वगैरह भी देखे हैं हमने कि एक ऐसा लंबा काउच रहता है जहाँ पे पेशेंट पर बैठ के बात कर रहा होता है और एक थेरेपिस्ट होता है जो सिर्फ नोट्स लेता है। दैट इज मोर साइकोएनालिसिस पार्ट ऑफ थिंग्स। आरईसीबीटी इज मोर हैंड्स ऑन, मोर सोल्यूशन फोकस्ड कि हमें चलो ठीक है, प्रॉब्लम हो गई, हाँ, अब आगे क्या करना है, हमें इससे बाहर कैसे निकलना है। ना कि हम ये सोचे कि अरे तुम्हारे बचपन में वो जब तुम पेड़ से गिरे थे तब ये हुआ था, उसकी वजह से तुम आज सिगरेट पी रहे हो। हाँ, ये एनालिसिस करना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स है, लेकिन क्या इस नॉलेज से मेरा कल सुधरा? इमीडिएटली मे बी नॉट। तो माय फर्स्ट अप्रोच एज अ थेरेपिस्ट इज टू इंश्योर कि मेरे पास जो लोग आ रहे हैं उनका आज और कल सुधरना स्टार्ट हो जाए, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट करे, जब हम उनके पिछले जो भी इश्यूज हैं उनसे साइड बाय साइड डील करते रह तो सकें। जो आपका आरईसीबीटी अप्रोच है, उसके मेन पिलर्स क्या हैं? उनका मेन पिलर ये है अंडरस्टैंड करना कि हमारे जो इंटरनल बिलीफ्स हैं, हमारे जो कोर में हमारे जो हमारी एक लैंग्वेज है, मान लीजिए वो एक चश्मा है और उसी चश्मे से हम अपनी दुनिया देखते हैं। तो अगर उस चश्मे में दाग है तो उस दाग को साफ करना ज़रूरी है, तो हम अपनी रियलिटी को और क्लियरली देख सकें। तो क्या इश्यूज़ या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, सबके लाइफ में होते हैं। तो
हर किसी को अगर वो सिमिलर लेवल पे अफेक्ट नहीं करता, इसका मतलब हर किसी का इंटरप्रिटेशन, हर किसी का एक इंटरनल डायलॉग अलग है। और अगर हम उस इंटरनल, जिसको हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, तो हम अगर उस इंटरनल डायलॉग को चेंज करें या उसको इम्प्रूव करें, तो हमारी आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। RECBT और NLP कहीं कोई इसका लेना देना है आपस में? अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज मोर होलिस्टिक, मतलब एक जिसको कह सकते हैं ना कि एक यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो लेके बनी हुई एक। अच्छा, न्यूट्रिशन का रोल है आपके थेरेपी में? मोस्ट डेफिनेटली, अच्छा। मोस्ट डेफिनेटली। तो मेरे पास जितने लोग थेरेपी सेशंस के लिए आते हैं, हम उन सबका न्यूट्रिशन एनालिसिस भी करवाते हैं, बिकॉज व्हाट मेक्स योर माइंड मेक्स योर बॉडी, एंड व्हाट मेक्स योर बॉडी मेक्स योर क्योंकि माइंड। मैंने कहीं पढ़ा है ना कि कुछ डेफिनेट इमोशंस आर गवर्न्ड बाय डेफिनेट वाइटल ऑर्गन्स। यस, इज इट ट्रू और फॉल्स? डेफिनेट वाइटल ऑर्गन्स से भी। जैसे आपको एंगर है, हाँ, तो आपका लिवर डिफेक्टिव है, यू हैव टू ट्रीट लिवर, हाँ, समथिंग लाइक दैट। दैट इज अ वेरी ओल्ड थ्योरी। नहीं, दिस इज नॉट ओल्ड। ओल्ड यानी बहुत हाँ। ऐसे बहुत सालों से चलता हाँ, हुआ हाँ। रिसर्च है वो। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ये लगता है कि जो हम जिसे गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं, या जो हमारा HP एक्सेस है, उससे ये ज़्यादा रिलेटेड है। तो व्हाट यू आर ईटिंग, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर कंज्यूमिंग will definitely or does definitely affect your माइंड। तो मैंने अपने कुछ सालों पहले मैंने एक रिसर्च करी थी, जिसमें हमने एक एस्टैब्लिश ये किया था कि, मतलब इस पे बहुत सारा रिसर्च है, मैंने उसका एक मेटा एनालिसिस किया था कि जो हमारी हल्दी होती है, हल्दी में कर्क्यूमिन इज एन एलिमेंट इन टर्मरिक। तो कर्क्यूमिन इज अ नेचुरल एंटी एंजाइटी सब्सटेंस। तो अगर किसी को बहुत एंजाइटी हो रही है, तो उन्होंने कर्क्यूमिन किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूम करना ज़रूरी है। तो जिनको भी स्लीप इश्यूज होते हैं, या इंसोम्निया इश्यूज होते हैं, या एंजाइटी इश्यूज होते हैं, तो हम सबको उन सबको रेकमेंड करते हैं कि रात को सोने से पहले थोड़ा हल्दी का दूध पी के सो जाओ। एक क्वेश्चन आपसे पूछूं? जी। आज डॉक्टर अदिति कुलकर्णी कैसे बनी? क्योंकि उन्होंने बहुत पढ़ाई करी। नहीं, कभी-कभी होता है ना कि हमारे लाइफ में सेल्फ चैलेंजेस होते हैं, व्हेन वी ओवरकम फ्रॉम दोस चैलेंजेस, देन दैट इज अ मेन ट्रिगर कि वो आप फिर उस तरीके के चैलेंजेस से ओवरकम होते हैं, फिर दूसरों को हेल्प करते हैं। अभी ये बहुत फिल्मी लगेगा हाँ। आपको जवाब, लेकिन मैं खुद एक डिस्लेक्सिक हूँ। अभी जिनको डिस्लेक्सिया पता नहीं, उनको बता दूँ, तारे ज़मीन पर में उस बच्चे को जो था वो। तो बहुत उसके जितना सिवियर नहीं था हालाँकि, लेकिन आई हैड लॉट ऑफ चैलेंजेस, डेवलपिंग चैलेंजेस ग्रोइंग अप में। तो आज भी मुझे बॉल पकड़ने में डर लगता है, दिक्कत होती है। हाँ, तो जब स्कूल में थी, तब ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस थे मेरे सामने। तब अनफॉर्चुनेटली उस प्रकार के मुझे कोई रिसोर्सेस नहीं मिले, जहाँ पे लेट्स से कोई थेरेपिस्ट मुझे मिल जाते अगर, और उन्होंने अगर मुझे हेल्प करी होती इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने में, तो शायद थोड़ी मेरी लाइफ आसान हो जाती। लेकिन वो हुआ नहीं, पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ है। और जब हम कॉलेज में गए, उसके बाद जब साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, तब शायद कहीं जाके रियलाइज हुआ कि शायद दिस इज एन इशू दैट आई माइट हैव डेल्ट विद। फिर मैंने खुद ही अपने प्रोफेसर से कहकर वो क्लिनिकल टेस्टिंग करवाया खुद ही का। तो आई रियलाइज्ड कि आई डिड फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ग्रोइंग अप। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल। कि व्हाई यू वांट अ वेलनेस, मतलब किस तरीके के लोग वहां पे जाएं जिससे हमको एक डेफिनेट सॉल्यूशन डॉक्टर अदिति कुलकर्णी के द्वारा मिलेगा? लोग कौन से जाएं? कोई भी, एवरीबडी इज वेलकम।
अगर आप कोई ऐसे हैं व्यक्ति स्पेसिफिकली जो अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा आपको कि और क्या करूं, अब मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, मैं और क्या करूं, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं किसी एक चैलेंज में स्टक है जो आपसे रिजॉल्व नहीं हो रही है। वो चैलेंज आपको रिजॉल्व करवाने में हम मदद कर सकते हैं एंड वी कैन हेल्प यू टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो ये थी हमारे साथ युवाना वेलनेस की डॉक्टर अदिति कुलकर्णी, जो एक्सपर्ट हैं रिलेशनशिप। ऐसे लोग जो रिलेशनशिप चैलेंजेस से सफ़र कर रहे हैं उनको डेफिनेटली RECBT थेरेपी से ये मदद करती हैं। ये समस्या के पहले भी और समस्या के बाद भी, दोनों के लिए। तो मैं अंत में डॉक्टर अदिति कुलकर्णी को धन्यवाद देता हूं और उनको विश करता हूं कि वो अपने इस एंडिवर में बहुत सक्सेसफुल हों और पूरे देश में वो लाखों लोगों की मदद कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब।